तो ईरान पर एक चौतरफा हमला शुरू हो चुका है और इसने सचमुच पूरे मिडिल ईस्ट को आग की लपटों में झोंक दिया है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, इसका असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी रिपोर्टर के शब्द नहीं है। ये उस एहसास की आवाज़ है जो बताती है कि कैसे कोई जियोपॉलिटिकल घटना अचानक किसी इंसान के लिए बेहद पर्सनल, बेहद निजी बन जाती है। ये संकट सिर्फ एक दूर की खबर नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ज़मीन से, दुबई से। एक ऐसी जगह जहां सुबह तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही घंटों में आसमान का रंग और ज़मीन की हकीकत दोनों ही बदलने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, धमाका होता है फेयरमाउंट होटल में और ये नज़ारा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सड़क के ठीक दूसरी तरफ से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संकट कितना करीब और कितना अचानक आधमका। सफ़र की शुरुआत तो बिल्कुल आम थी। दुबई से फ्लाइट ने अपने तय वक्त पर उड़ान धरी, लेकिन आप जानते हैं, हज़ारों फीट की ऊंचाई पर ज़मीन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। और जब फ्लाइट वापस दुबई लैंड करती है तो मंजर हैरान करने वाला था। पूरा एयरपोर्ट खाली कराया जा चुका था और हर तरफ बस एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल था। दुबई की वो मशहूर स्काईलाइन वो एक वॉर जोन जैसी दिखने लगी थी। बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया जा रहा था और दुनिया के सबसे आलीशान होटल्स में से एक बुर्ज अल अरब, उस पर मिसाइल का मलबा गिरने से आग की लपटें उठ रही थीं। और इस सब के बीच न जाने कितने परिवार एयरपोर्ट पर ही फंसकर रह गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस पूरी तबाही की जड़ में था अमेरिका और इजराइल का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं पहले से तय किया गया मिलिट्री ऑपरेशन। इस हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, नहीं, ये एक फुल स्केल कई दिनों तक चलने वाला सैन्य हमला था। और यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये हमला किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, कोम, करमानशाह जैसे बड़े शहरों तक, मतलब ईरान के कई अहम हिस्सों को एक साथ निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर के परिसर को भी नहीं बख्शा गया। और फिर वो खबर आई जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरानी स्टेट टीवी ने खुद इस बात की पुष्टि की कि देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई अब नहीं रहे। इस हमले में उनके परिवार और कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए थे। एक ही शहर तेहरान की सड़कों पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिख रही थीं। एक तरफ कुछ लोग इस खबर के बाद जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग सड़कों पर खुलेआम रो रहे थे। ये नज़ारा ईरान के समाज के अंदर के गहरे विभाजन को साफ साफ दिखा रहा था। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं थी। ये हमला तो सिर्फ शुरुआत थी। ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को आप कह सकते हैं आग के हवाले कर दिया। ईरान ने अपने जवाबी हमले को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इस बार निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था बल्कि अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, जैसे कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई। और यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस तक ही नहीं रहा। 5 स्टार होटलों से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तक, यानी कि आम नागरिकों की जगहों को भी टारगेट किया गया, जिससे इस जंग का खतरा हर किसी पर मंडराने लगा। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का साबित हुआ। उसने 1137 में से 1132 मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। लेकिन अहम बात यह है कि हमला इतने बड़े पैमाने पर था कि सिर्फ 5 मिसाइलों का भी अपने टारगेट तक पहुंचना भारी तबाही मचाने के लिए काफी था। अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में लगी इस आग की तपिश भारत और बाकी दुनिया तक कैसे पहुंच रही है। देखिए, इसका असर बहुत गहरा है और बहुत सीधा है। सबसे पहले तो इसका इंसानी पहलू समझना बहुत जरूरी है। खाड़ी के इन देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। जब वहां मिसाइलें गिरती हैं तो चिंता की लकीरें यहां भारत में बसे करोड़ों परिवारों के माथे पर खिंच जाती हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और अब बात करते हैं आर्थिक असर की, जिसे भारत का नाइटमेयर सिनेरियो भी कहा जा रहा है। सोचिए, अगर ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया, जो कि दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है, तो भारत की तेल सप्लाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा।
इसका सीधा मतलब होगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और आसमान छूती महंगाई। इस हमले की टाइमिंग को लेकर भी भारत में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर थे और उनके लौटते ही 27 फरवरी को ये हमला शुरू हो गया। एक ऐसा हमला जिसकी प्लानिंग हफ्तों पहले से चल रही थी। जानते हैं, जंग की बड़ी बड़ी रणनीतियों और जियोपॉलिटिक्स के बीच अक्सर वो तस्वीरें खो जाती हैं जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई ईरान के मिनाब शहर से, जहां एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बमबारी हुई। ये हमला दिन के वक्त हुआ जब स्कूल बच्चों से भरा था और इसमें 100 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई। और इस पूरी तबाही के बीच इजराइल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा था, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये एक ऐसा बयान था जो उस वक्त की घटनाओं को देखते हुए काफी विरोधाभासी लग रहा था, क्योंकि पहला हमला तो उन्हीं की तरफ से किया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या ये तबाही यहीं रुक जाएगी या ये पूरा इलाका और गहरे अंधेरे में डूब जाएगा? इसका जवाब शायद हमें इतिहास के पन्नों में मिल सकता है। इस तरह के बाहरी दखल के पीछे की मंशा अक्सर क्या होती है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के इस संदेश से लगता है जो उन्होंने सीधे ईरान के लोगों को दिया था। संदेश था, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो तुम लोग अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। ये सब कुछ हमें इतिहास के उस दौर की याद दिलाता है जब इराक और लीबिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लक्ष्य तो था तानाशाह को हटाना, जैसे सद्दाम हुसैन या गद्दाफी को, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो देश पहले से भी ज्यादा अस्थिर हो गए, नए आतंकी संगठन पैदा हो गए और आम लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। और यही डर आज ईरान को लेकर है। क्या इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा? क्या ईरान अगला इराक या लीबिया बनेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन जिसकी कीमत शायद इस पूरी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी।